नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना। कौन सी है खबरें दिन भर की देखेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। इस साल सामान्य से कम बारिश का मौसम विभाग का अनुमान, बढ़ सकती है महंगाई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर ठेले वालों को बैठने की इजाजत नहीं, महिलाओं ने जताया आक्रोश। और वडोदरा का कुख्यात आरोपी एंथनी हथियारों के साथ गिरफ्तार, पुलिस को चकमा देकर भागा था एंथनी। एक और देश बेमौसम बारिश की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी ओर इस बार मॉनसून कम रहने का अनुमान भी लगाया गया है। इस साल सामान्य से कम मॉनसून रहने का अनुमान है। प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने आज सोमवार को मानसून का अनुमान जारी किया है। इससे देश में फूड ग्रेन प्रोडक्शन को लेकर चिंता बढ़ सकती है। अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो महंगाई भी बढ़ सकती है। इससे पहले जनवरी में स्काईमेट ने मानसून के सामान्य से कम रहने का अनुमान लगाया था और अब उसने अपने उसी आउटलुक को बरकरार रखा है। स्काईमेट के बताया कि लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी एलपीए का 94% बारिश हो सकती है। यदि मानसून एलपीए का 96% -104% होता है तो इसे सामान्य बारिश कहा जाता है। इसी तरह यदि बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज का 104% से 110% के बीच होती है तो इसे सामान्य से ज्यादा बारिश कहते हैं। 110% से अधिक होने पर 1 या ज्यादा बारिश हुई, ऐसा कहते हैं। इसी तरह यदि बारिश 90-96 के बीच होती है तो इसे सामान्य से कम कहा जाता है। इसी तरह यदि बारिश 90-96 के बीच होती है तो इसे सामान्य से कम कहा जाता है। 90% से कम बारिश यानी सूखा पड़ना कहा जाता है। गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में छोटा व्यापार करने वाले व्यापारियों को ठेले लगाने से रोका जा रहा है। विश्व का 8वां अजूबा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में केवड़िया में बनाया गया है, जिसमें कई गांव की जमीन भी अधिग्रहण की गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का पर्यटन स्थल के रूप में विकास कर दिया गया है और यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों को तरह तरह के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए हैं, लेकिन स्थानीय गांव वालों को फ्रूट समेत की छोटी बड़ी वस्तुएं बेचने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यहाँ की महिलाओं को बार बार पुलिस हटा देती है, जिस पर महिलाओं ने आक्रोश जताया। ये थोड़ी हमें जवाबदारी नहीं है, तुम्हारा धंधो तुम्हारे करवानो ने। आ बाजू આવવાનું નહીં તમારે, બરાબર? એ બેસો અમૂલ વાળા અને જે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની અંદર થઈ રહી છે, અમારી ઉપર અમારા આદિવાસી ઉપર અત્યાચાર થઈ રહ્યું છે, એના માટેનું આજે હું નિવેદન આપી રહી છું। અને જે આ માલ સામાન બહેનો કાચું જે ફ્રૂટ લાવે છે, કેરી છે, જામફળ છે, જે બહેનો છે બધી ફૂટપાથ ઉપર વેચી રહી છે અને સત્તામંડળની પોલીસ આવે છે અને વારંવાર બહેનોને કે હટી જાવ તમે આમ કરીને આડપલા કરવા માટે આવે છે અને આ લોકો બૈરાઓને દેખી નથી શકતા અને બહેનોને જેવું તેવું બોલે છે, ગાળો પણ બોલે છે। કેમ અમે ભારત દેશના નાગરિક નથી? અમારે જીવવાનો હક નથી? અમે જમીન આપેલી છે અને અમારી જમીનને ભોગ તો અમૂલ પાલનવાળાને જગ્યા આપી છે ને અમને કેમ નથી આ લોકો જગ્યા આપી રહ્યા? એનો મારે એવું કહેવામાં આવે કે વારંવાર તમે હટી જાઓ ને પરમાર કરીને આવેલા છે પીએસઆઈ છે, એ વારંવાર બહેનોને જેવું આવે મનમાં એવું બોલી રહ્યા છે અને આજે અમારાથી સહન નથી થયું। એના માટેનું આજે નિવેદન આપું છું અને બહેનોને બેસવા નથી દેતા, બહેનોને ધંધો નથી કરવા દેતા, એટલા માટે હું આજે કહી રહી છું અમારી જમીન આપો અમને। गुजरात के वडोदरा में क्राइम ब्रांच द्वारा हथियारों के साथ 1 साल से फरार अनिल और एंथनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वडोदरा पुलिस को पिछले 1 साल से कई मामलों के अपराधी अनिल उर्फ एंथनी की तलाश थी। वडोदरा पुलिस ने 10,000 किलोमीटर तक जांच कर कई मामलों के आरोपी अनिल उर्फ एंथनी को गिरफ्तार कर लिया है, जो पिछले 1 साल से फरार था। आरोपी एसएसजी अस्पताल में हेल्थ चेकअप के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। एंथनी मूलचंद गंगवानी जे 2023 में पुलिस जाप्तामांथी फरार थई गेला અને તેઓ છોટાઉદેપુરના
ગુનામાં બનાવટી નોટોના ગુનામાં હતા અને એ દરમિયાન એમને મેડિકલ સારવાર માટે એને વડોદરા એસએજી હોસ્પિટલ ખાતે લાવવામાં આવેલા અને એ વખતે ફરાર થઈ ગયેલા. ત્યાર પછી એને પકડવા માટે વડોદરા પોલીસ દ્વારા 5 ટીમો બનાવવામાં આવેલી અને છેલ્લા 7 માસથી આ વર્કઆઉટ ચાલતું હતું, પરંતુ વારંવાર એમનું લોકેશન બદલાતું રહેતું. ઘણીવાર દિલ્હી, ઘણીવાર નોઈડા, મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર એમ જુદી જુદી જગ્યાએ આ ફરતો રહેલ. આજે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમની જે મહેનત અને જે ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે એક ચોક્કસ બાતમી મળેલી કે આ આરોપી વડોદરા ખાતે આવનાર છે, જે અંગે વહેલી સવારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચના અધિકારીઓ અને ટીમ દ્વારા સર્વેલન્સ અને વોચ ગોઠવવામાં આવેલી અને આ આરોપીને અમે પકડવામાં સફળ થયા છીએ. આ આરોપીના પૂર્વ ઇતિહાસમાં કુલ 41 જેટલા ગુના નોંધાયેલા છે, જેમાં ખૂનની કોશિશ, લૂંટ, દાળ, પ્રોહિબિશન, બનાવટી નોટો, બનાવટી દસ્તાવેજો વગેરે પ્રકારના તમામ હેડના ગુનાઓ नोधायेला छे। पंजाब पुलिस को पिछले कई दिनों से खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की तलाश है, लेकिन इसी बीच अमृतपाल के गुर्गे पीपल प्रीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारिस पंजाब डे के चीफ खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के सबसे करीबी साथी पीपल प्रीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे अमृतसर के कथुनंगल से पकड़ा गया। आईजी सुखचैन सिंह गिल ने इस पर बताया कि पीपल प्रीत पर एनएसए लगाया गया है, उसे डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा। उस पर पहले 6 केस दर्ज हैं। वही पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो अमृतसर में अपने गांव आकर सरेंडर करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही पंजाब पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस ने जॉइंट ऑपरेशन कर उसे दबोच लिया। पीपलप्रीत 18 मार्च को अमृतपाल के साथ ही फरार हुआ था। इसके बाद वो साय की तरह उसके साथ चल रहा था। पीपलप्रीत और अमृतपाल फरारी के बाद हर बार साथ नजर आए। इनकी पटियाला, कुरुक्षेत्र और दिल्ली में एक साथ होने की सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। इसके अलावा दोनों की एनर्जी ड्रिंक पीते की भी सेल्फी वायरल हुई थी। बढ़ रहे कोरोना केस को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार के आदेश अनुसार गुजरात के सभी शहरों में आज मॉक ड्रिल आयोजित की गई। भारत में बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर सरकार भी चिंतित है। देश भर में आज मॉक ड्रिल का आयोजन कर कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। गुजरात की राजधानी गांधीनगर की सिविल हॉस्पिटल में भी मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने खुद सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर तैयारी और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। हॉस्पिटल में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, आईसीयू समेत की सुविधाओं का मुआयना किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने मास्क पहनने पर भी जोर दिया। તાજેતરમાં વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા જરૂરી સૂચનાઓ અને આવનારા સમયની અંદર કેવી રીતે તૈયારીઓ કરવી અને જે તૈયારીઓ આપણને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી પણ ECRP પેકેજમાં સહાય મળી હતી અને એ સહાય દ્વારા ગ્રામ્ય સ્તરથી લઈ અને શહેરી સ્તર સુધી દરેક જગ્યાએ આપણે સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરી છે। આ સુવિધાઓમાં વેન્ટિલેટર, બાયપેપ, ઓક્સિજન પાઇપલાઇન, કોન્સન્ટ્રેટર અને સાથે સાથે જે બેડની વ્યવસ્થાઓ છે એ બેડની વ્યવસ્થાઓ જે ઊભી કરી હતી એ રાઈટ ટાઈમે આપણા ઉપયોગમાં આવી શકે એના માટે આ મોક ડ્રીલનું આયોજન કર્યું છે અને મોક ડ્રીલમાં પણ જ્યાં આગળ નાની મોટી ત્રુટીઓ લાગશે ત્યાં તાત્કાલિક યુદ્ધના ધોરણે એ ત્રુટીઓને दूर કરવામાં આવશે। गुजरात के सूरत की सिविल हॉस्पिटल में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ रहे संक्रमण से निपटने की व्यवस्था को फिर एक बार परखा गया। सूरत सिविल हॉस्पिटल में फिलहाल 50 बेड का कोविड वार्ड बनाया गया है, जिसे जरूरत पड़ने पर 900 बेड तक बढ़ाया जा सकता है। हमारी कोविड-19 को देखते हुए हमारी पूरी तैयारी है। आज की डेट में हमारे पास 50 बेड बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हैं
और हमारी पूरी कैपेसिटी जो है 900 बेड का हमने पूरी तैयारी कर रखी है। 450 वेंटिलेटर हमारे आज की डेट में पूरे तैयार हैं। गुजरात के अरवल्ली में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। संभवतः कोरोना की दहशत को लेकर की गई मॉक ड्रिल में ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू और दवाई के स्टॉक की जांच की गई। वीएनएम टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के उस पर खास खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए वीएनएम टीवी। ब्लड कैंसर दूसरे कैंसर से अलग कैसे होता है? 3 तरह के ब्लड कैंसर है, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और माइलोमा। जी जैसे ल्यूकीमिया और लिम्फोमा है ना, क्यूरेबल बोलते हैं हम। जी जी। ट्रीटमेंट दी, क्योर हो गया। पर माइलोमा में हम क्योर ये वर्ड यूज नहीं करते। ब्लड कैंसर से बचना कितना आसान, कितना मुश्किल, खास चर्चा हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा भाटवाड़ेकर से 11 अप्रैल दोपहर 1 बजे। वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल, एफबी पेज, रात 9 बजे जीटीपीएल केबल, 8 बजे इन केबल और दिन भर देखिए जियो फाइबर सेटअप बॉक्स चैनल नंबर 498 और वोडाफोन, जियो और डेली हंट एप्लीकेशन पर दिन भर। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. राज्यसभा में 6 अप्रैल 2023 को दिए गए जवाब में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें गुजरात के कई समुद्री किनारे आने वाले समय में गायब होने की जानकारी दी गई है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने कई सवाल उठाए हैं। સમગ્ર દેશમાં 6632 કિલોમીટર લાંબો દરિયાઈ કાંઠો, એમાં ગુજરાતમાં 1945 કિલોમીટર। રાજ્યસભામાં એક સવાલ પૂછાયો કે કેટલા બીજ ગાયબ થવાના છે, ત્યારે એના જવાબમાં જે ચોંકાવનારો જે જવાબ આવ્યો, એવું લાગે છે કે આપણી આવનારી પેઢી કદાચ ગુજરાતના એ સુંદર બીચ જોઈ નહીં શકે।
ગુજરાતનો એ સુંદર દરિયા કિનારો જોઈ નહીં શકે. સમગ્ર દેશમાં સૌથી વધારે ગુજરાતના 1945 કિલોમીટરના દરિયાઈ કાંઠામાં 530 કિલોમીટરથી પણ વધારે ના દરિયાકાંઠાનું ધોવાણ થઈ ગયું છે. બીજી બાજુ ગુજરાત રાજ્યના જેને સુંદર કહી શકાય એવા બ્લુ ફ્લેગ બીચની વાત હોય, શિવરાજપુર બીચની વાત કરીએ તો ત્યાં 32,692 સ્ક્વેર મીટરથી પણ વધારે જે દરિયાકાંઠો છે એનું ધોવાણ થઈ રહ્યું છે. એ જ શિવરાજપુર બીચમાં 2,396 મીટરનો સ્ક્વેર મીટરનો જે દરિયાઈ કાંઠો છે જેમાં કાપનો ભરાવો થઈ રહ્યો છે, કચરાનો ભરાવો થઈ રહ્યો છે, કીચડનો ભરાવો થઈ રહ્યો છે. એ જ રીતે માંડવીના બીચમાં 20,000થી વધુ 20,471 સ્ક્વેર મીટર જેટલી દરિયાઈ કાંઠામાં ક્યાંક કાપનો ભરાવો થઈ રહ્યો છે, કચરાનો ભરાવો થઈ રહ્યો છે અથવા તો કીચડનો ભરાવો થઈ રહ્યો છે. હું માનું છું કેન્દ્ર સરકાર આ દિશામાં ચિંતા નથી કરી રહી, કારણ કે હમણાં જે જાણવા મળ્યું કે આના માટેના રિસર્ચના જે સેન્ટરો છે તમિલનાડુમાં ખોલવામાં આવે, કેરલામાં ખોલવામાં આવે, પોંડિચેરીમાં ખોલવામાં આવે, પણ ગુજરાત રાજ્યમાં સૌથી મોટો દરિયાઈ કાંઠો છે ત્યાં ખોલવામાં ના આવે. સ્વદેશી દર્શન સ્કીમ હેઠળ ગુજરાત રાજ્યને એક પણ બીચને ફંડ ફાળવવામાં ના આવે. ત્યારે કેન્દ્ર અને ગુજરાત રાજ્યના એન્વાયરમેન્ટ વિભાગને વિનંતી કરીએ છીએ કે દરિયાઈ કાંઠાને બચાવવા માટે દિશામાં કામગીરી કરે, પણ અત્યારે એવું લાગી રહ્યું છે કેન્દ્ર અને ગુજરાત સરકાર દરિયાને બચાવવા માટે, દરિયાઈ કાંઠાને બચાવવા માટે નિરાશ છે, ઉદાસીન છે, નિષ્ફળ છે. गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद के सरखेज से 48,000 रुपए की डुप्लीकेट नोट के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. कांस्टेबल को एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि जुहापुरा में फतेवाड़ी विस्तार में इंडियन करेंसी का डुप्लीकेट करने का एक प्रिंट हो रही है, तो उस हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन का फाइनल ऑपरेशन करने के लिए एक टीम तय की गई और टीम में एक इंस्पेक्टर BH कोराट, सब इंस्पेक्टर AR चौधरी और दीप्तेश के साथ 5 कांस्टेबल को भेजा गया और रेड किया तो उसी दरमियान 500 रुपये की नोटें पकड़ी गई और 1 साइडेड प्रिंट जो है वो 26 नोटें की गई और उसके लिए जो यूज़ किया गया पूरा साधन सामग्री एटीएस ने जब्त किया. गुजरात के वडोदरा में आयोजित नुक्कड़ सभा में कांग्रेस के नेता अमित चावड़ा ने भारतीय जनता पार्टी पर कड़े प्रहार किए. कांग्रेस पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुटी हुई है. उसी के तहत अलग अलग अभियान भी चलाए जा रहे हैं. ऐसे ही एक अभियान जय भारत सत्याग्रह अंतर्गत गुजरात विधानसभा के विपक्ष नेता अमित चावड़ा नुक्कड़ सभा को संबोधित करने वडोदरा पहुंचे. इस मौके पर मध्य गुजरात प्रभारी उषा नायडू भी मौके पर मौजूद रही. विपक्ष नेता अमित चावड़ा ने भाजपा सरकार की बराबरी अंग्रेजों के साथ करते हुए उन पर कड़े प्रहार किए. कार्यक्रम में वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष नेता अमीर रावत, कांग्रेस नेता पुष्पा वाघेला, चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत के नेता और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही. समग्र देश में संकल्प सत्याग्रहની શરૂઆત થઈ છે અને એટલા માટે કે જે રીતે અંગ્રેજોનું શાસન હતું, ભાગલા પાડો ને રાજ કરો, તમામ સત્તા અને સંપત્તિનું કેન્દ્રીકરણ કરીને દેશને લૂંટીને અંગ્રેજો પોતાના દેશમાં લઈ જતા હતા. એ જ રીતે આ નવા અંગ્રેજોના શાસનમાં, ભાજપના શાસનમાં સત્તા સંપત્તિનું કેન્દ્રીકરણ થાય છે, સત્તાનો દુરુપયોગ થાય છે અને સંપત્તિ એમના મિત્રો લૂંટીને દેશ છોડીને જાય છે. અને ભાગલા પાડોને રાજ કરોની નીતિ સામે એક આખા દેશમાં રાહુલ ગાંધીનું નેતૃત્વ છે કે જેણે નફરત છોડો ભારત જોડોનો નારો આપ્યો, જેણે આ સરકારની ખોટી નીતિઓ, ભ્રષ્ટાચાર, અન્યાય, અત્યાચાર સામે અવાજ ઉઠાવવાનું કામ કર્યું. એ રાહુલ ગાંધીએ જ્યારે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે અદાણી ને મોદીના શું સંબંધો છે, અદાણીની કંપનીઓમાં 20,000 કરોડની બેનામી જે રોકાણ છે કોનું છે, JPCની તપાસ આપો, ત્યારે એ રાહુલ ગાંધીનો અવાજ દબાવવા માટે એમનું સભ્યપદ રદ કરવા સુધીની કાર્યવાહી થઈ. ત્યારે આ રાહુલ ગાંધી સામેની કાર્યવાહી નથી, પણ દેશના સામાન્ય લોકોને બોલતા અટકાવવા માટે, એમને ડરાવવા દબાવવા માટે, કોઈ પણ સરકાર સામે બોલી ના શકે, કોઈ પણ સરકાર સામે આંદોલન ના કરે, સરકાર તાનાશાહીનું શાસન પ્રસ્થાપિત કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે. ત્યારે એની સામે લોકોમાં જાગૃતિ આવે એ માટે આ સંકલ્પ સત્યાગ્રહની શરૂઆત થઈ છે. મને ચોક્કસ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ છે કે જે રીતે અંગ્રેજો સામેની લડાઈમાં મહાત્મા ગાંધીના નેતૃત્વમાં દેશના લોકો એકત્રિત થયા, સંગઠિત થયા
અને આ અંગ્રેજોને દેશ છોડવાની ફરજ પડી, એમાં નવા અંગ્રેજો સામે પણ આ બીજી આઝાદીની લડાઈ રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં શરૂ થઈ છે। આખો દેશ એક થશે, નફરત છોડો ભારત જોડોના નારા સાથે આવનારા દિવસોમાં નવા अंग्रेजों ने पण सत्ता छोड़वानी फर्ज पड़શે। सीएनजी और पीएनजी गैस के दामों में कटौती करने से रिक्शा चालकों को काफी राहत पहुंची है, जिस पर वडोदरा के रिक्शा चालकों ने खुशी जताई। सीएनजी पीएनजी की कीमतों में बड़ी राहत मिली है। अडानी टोटल गैस और महानगर गैसें ने इनकी कीमतों में कटौती की है। सीएनजी की कीमत 8 रुपए कम हुए हैं, जबकि पीएनजी की कीमतों में 5 रुपए की कमी आई है। अडानी टोटल गैस लिमिटेड की ओर से 8.13 रुपए प्रति किलोग्राम और पीएनजी की कीमत में 5.06 रुपए प्रति घन सेंटीमीटर तक की कटौती की गई है, जिससे सीएनजी की गाड़ियां चलाने वालों को काफी राहत पहुंची है। खासकर रिक्शा चालकों को बड़ा आर्थिक फायदा हो सकता है। ऐसे में गुजरात के वडोदरा के ऑटो रिक्शा यूनियन के रिक्शा चालकों ने शहर में रैली निकालकर मामले पर खुशी व्यक्त की। जो सीएनजी का भाव घटाया गया उसकी खुशी में रिक्शा चालक और गुजरात के तमाम रिक्शा चालक और उनका परिवार अदानी कंपनी का खूब खूब आभारी है और बड़ौदा शहर जिला के तमाम रिक्शा चालक भाइयों राजी खुशी से रैली निकाल रहे हैं। विश्व भर में आज मनाए जा रहे विश्व होम्योपैथी दिवस पर गुजरात के वडोदरा में भी होम्योपैथी के जनक को याद किया गया। आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है, जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का खास मकसद है होम्योपैथी की चिकित्सा पद्धति को लेकर पूरी दुनिया में जागरूकता फैलाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चिकित्सा पद्धति के बारे में अवगत कराना। वर्ल्ड होम्योपैथी डे होम्योपैथी के संस्थापक जर्मन के एक फेमस डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनेमन ने किया था। इन्हीं की जयंती के अवसर पर होम्योपैथी डे मनाया जाता है। इस साल की होम्योपैथी डे की थीम होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस है। आज इस दिवस पर वडोदरा के फतेहगंज में नरहरी हॉस्पिटल के सामने से डॉक्टर हनेमन मॉन्यूमेंट पर पुष्पांजलि कर वडोदरा कॉरपोरेशन के स्वास्थ्य विभाग और वडोदरा के डॉक्टरों द्वारा उन्हें याद किया गया। आज होम्योपैथिक पद्धति के शोधक ऐसे डॉक्टर हनेमन का जन्मदिन है, जिन्होंने होम्योपैथिक पद्धति पूरी दुनिया को दिया है। वैसे भी बड़ौदा को होम्योपैथी का काशी गिना जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ौदा में आप देख सकते हैं कि मोन्यूमेंट सेंटर ऑफ सिटी फतेहगंज विस्तार में डॉक्टर हनेमन जी का मोन्यूमेंट है। फतेहगंज में नरहरी हॉस्पिटल से बाल भवन तक का रोड का नाम डॉक्टर सैमुअल हनेमन ऐसा नाम दिया गया है। बड़ौदा में एक साथ में 217 कैंप हुए हैं। बड़ौदा फर्स्ट स्टेट है जो सर सयाजी राव गायकवाड़ ने 1932 में ये होम्योपैथिक सिस्टम को वैज्ञानिक पद्धति की सारवार पद्धति है ऐसी मान्यता सबसे पहले भारत में दिया था, वो बड़ौदा ने दिया था। बड़ौदा में एक साथ में विश्व होम्योपैथिक दिन के दिन फर्स्ट डे कवर पोस्ट डिपार्टमेंट की मदद से रिलीज हुआ था। ऐसे बड़ौदा की सिद्धि सबसे ज़्यादा कॉलेजेस महाविद्यालय बड़ौदा में है, तो इसी तरह बड़ौदा को होम्योपैथी का काशी गिना जाता है। मैं आज सभी लोगों को निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आपकी कोई भी तकलीफ हो आप उसके लिए होम्योपैथिक सारवार पद्धति का इस्तेमाल कीजिए, जिनका कोई आड़ असर नहीं है। स्वीट पिल्स है तो बच्चों में बड़ों में सब में बहुत लोकप्रिय है। आप दूसरी कोई भी दवाई ले सकते हैं, इसके साथ होम्योपैथिक दवाई आप अवश्य ले सकते हैं। गुजरात के वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में एनएसयूआई ने टीवाई बीकॉम के रिजल्ट की मांग की है। एमएस यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई ने छात्र हित में टीवाई बीकॉम के छात्रों का रिजल्ट देने की मांग की है। साथ ही यूनिवर्सिटी में बढ़ रहे असामाजिक तत्वों के आतंक पर भी आपत्ति जताते हुए प्रबंधन को आवेदन दिया है। आज रोज हेड ऑफिस पे एनएसयूआई ने आवेदन दिया है वीसी सर को, जिस हिसाब से टीवाई बीकॉम की एग्ज़ाम थी, जो 5th सेमेस्टर की एग्ज़ाम थी, उसको ख़त्म हुआ आज 62वां दिन है, लेकिन यूनिवर्सिटी के और से कोई भी विद्यार्थियों के लिए जो परिणाम है वो जाहिर नहीं हुआ है। आज यूनिवर्सिटी के सत्ताधीशों को हमारी मांग रखी है हमने कि जल्द से जल्द जो विद्यार्थी हैं उनके परिणाम जाहिर हो, और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के कैंपस में रोज़ बरोज़ कोई ना कोई मुद्दा मारामारी का हो, या फिर कोई जो स्टूडेंट्स है वो वेपन लेके यूनिवर्सिटी में आते हो। जब कोई ना मारामारी होती है, जब यूनिवर्सिटी विजिलेंस के स्टाफ को सिर्फ 2 दिन के लिए जो चेकिंग है वो बढ़ावा देती है, फिर जो यूनिवर्सिटी जहाँ खड़ी है वहीं आके खड़ी
जाती। आज हमारी यूनिवर्सिटी से मांग है कि यूनिवर्सिटी में रोज़ आई कार्ड का चेकिंग किया जाए, यानी कि जो बच्चे हैं जो हथियार लेके यूनिवर्सिटी में आते हैं उन लोगों को रोका जाए, और जो विद्यार्थियों के परिणाम जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दखलंदाजी से रोके गए वो जल्द से जल्द जाहिर हो। केंद्र सरकार के आदेश के तहत आज देश भर के साथ साथ गुजरात के वडोदरा की एसएसजी हॉस्पिटल में भी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। देश भर में फिर एक बार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। गुजरात राज्य में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार फिर एक बार एक्शन में आ गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा बढ़ रहे संक्रमण पर ली गई बैठक के बाद सभी राज्यों को मॉकड्रिल के आदेश दिए गए थे। इसी के तहत गुजरात के वडोदरा की एसएसजी हॉस्पिटल में मॉकड्रिल आयोजित की गई। एसएसजी में इमरजेंसी विभाग के ऊपर बनाए गए कोविड वार्ड में मॉकड्रिल का आयोजन हुआ, जिसमें वेंटिलेटर मशीन, ऑक्सीजन मशीन, दवाइयां, मेडिकल सुविधा इत्यादि की समीक्षा की गई। जरूरत पड़ने पर किस तरह से बेड बढ़ाए जा सकते हैं, उस पर भी विचार विमर्श किया गया। एसएसजी अस्पताल में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, उनकी कार्यक्षमता भी इस मौके पर जांची गई। કમિશનર મેડમની વિડીયો કોન્ફરન્સમાં અમને આદેશ મળ્યો હતો કે આ કોવિડની સંભવિત લહેર માટે પૂર્વ તૈયારીના ભાગરૂપે તમામ પ્રકારની મોક ડ્રીલનું એક્સરસાઇઝ કરવામાં જણાવેલ। એમાં આજે અમે બધા વેન્ટિલેટર વર્કિંગ છે કે નહીં, ઓક્સિજન લાઇન વર્કિંગ છે, પીએસએ પ્લાન્ટની તમામની સવારથી ચાલુ કરી અને જોઈ લીધા છે। અમારા એસએસજી હોસ્પિટલ જો કોઈ પણ સંભવિત લહેર આવે એના માટે સુસજ્જ છે। તમામ દવાઓ, पीपी किट, N95 तमाम प्रकार की तैयारी करवामां आवे छे। गुजरात के वडोदरा में एक पुलिस कर्मचारी की वर्कशीट गुम हो जाने से उन्हें पिछले 10 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा। वडोदरा के सेवानिवृत्त ऐसी चतुर पुजारा कई महीनों पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन उनकी वर्कशीट यानी सेवा पोथी गुम हो गई है, जिससे उन्हें 10 महीनों से पेंशन नहीं मिल पा रहा है। इस मामले पुलिस कमिश्नर को आवेदन देकर मामले में जांच की मांग की गई है। मुख्यतः गंभीर बाबत एवी है कि अमरा एक एएसआई है चतुरभाई पुंजाभाई जादव 30/6/2022 में नवापुरा पोलीस स्टेशन थी निवृत्त थयेला छे। धक्का खाई खाईने ये थाकी गया भाई एएसआई चतुरभाई 5 वखत एमने रिपोर्ट भी मोकलेला छे सीट शाखामांथी के पोलीस भवनना सुपरवाइजरी अधिकारी तरफथी कोई संतोषकारक जवाब नहीं मळवाना कारणे तेओ आजे 10 महीनाथी पेन्शनथी वंचित छे। અને આપ સૌ જાણો છો કે નિવૃત્ત થનાર અધિકારી કર્મચારીની પેન્શન એ આજીવિકાનું સાધન છે। એમના જે કંઈ હકના પૈસા જે તાત્કાલિક મળી રહે અને જવાબદાર માટે તપાસ સમિતિ રચે, પોલીસ કમિશનર છે એની તપાસ કરી જે બી કોઈ જવાબદાર દેખાશે સીટ ગુમ થવી એટલે બહુ મોટો ગંભીર ગુનો છે। તપાસ કરી અને કસૂરદાર સામે યોગ્ય પગલાં ભરે એના માટે જ અમારી માંગ લઈને અમે અહીં આવેલા છે। गुजरात के वडोदरा के हरणी इलाके से एमएसयू में पढ़ने वाली 2 बहनें 53 दिनों से लापता थी। ये मुद्दा पिछले कई वक्त से टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ था। ये बहन खुद ही पुलिस के सामने हाजिर हुई हैं। इस मामले वडोदरा पुलिस ने ज्यादा जानकारी दी है। 17 फेब्रुआरीना रोज सयाजीगंज पुलिस स्टेशन में चिमनभाई वणकरे પોતાની બંને દીકરી સારિકા અને શીતલ એ ગુમ થયા બાબતની જે ગુમ જણાવજો આપેલી તેની તપાસ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ કરતી હતી। तो आज रोज लिंबासी तालुको मातर जिल्लो खेड़ा खातेथी आ बंने बहनों मळी आवी छे। एमांथी जे सारिका छे एमणे धार्मिक पटेल नामना एक व्यक्ति साथे मैरेज करी लीधेला छे अने जे बीजी बहन छे पण स्वेच्छाए एमनी बहननी साथे रहे छे। आज बंने दीकरीओने एमणे परत लावी अने एना परिवार साथे पण मेळावी छे। एमणे गुम थवा माटेनुं कारण एना घरमां थोड़ी तकलीफ हती। एना पिता तरफथी एनी बीजी रीते एने थोड़ो त्रास હતો એવું એમના કહેવા મુજબ એમણે તેના નિવેદનમાં લખાવેલું છે। એક બહેને જે લગ્ન કરી લીધા છે એ એના સાસરામાં રહેવા માગે છે અને એના સાસરા પક્ષવાળા પણ એની બીજી બહેનને એટલે કે શીતલને રાખવા માગે છે। તેથી બંને બહેનો હાલ લીંબાસી એમની પાસે છે। गुजरात के अहमदाबाद की सरकारी वीएस हॉस्पिटल की छत धराशायी हो जाने से अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। अहमदाबाद की सरकारी वीएस हॉस्पिटल में एक और मॉक ड्रिल चल रही थी, वहीं दूसरी ओर खस्ताहाल वीएस हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक विभाग की छत धराशायी होने से डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और मरीजों में भय का माहौल देखने मिला। इस अस्पताल को लंबे समय से मरम्मत की जरूरत है, लेकिन मरम्मत के अभाव में यह अस्पताल लोगों की जान पर खतरा बनी हुई है। अच्छी बात ये रही कि आज की दुर्घटना में किसी को चोट नहीं पहुंची है, लेकिन आने वाले दिनों में खस्ताहाल अस्पताल की मरम्मत जरूरी है।
घटना की जानकारी पाकर अहमदाबाद के मेयर किरीट परमार हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने विकास की बड़ी बड़ी बातें तो की, लेकिन अस्पताल में छत टूटने पर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। આ હોસ્પિટલ વર્ષો જૂની દ્વારા આ હોસ્પિટલ ખૂબ જ જૂની હોસ્પિટલ હોય અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા એનો ટોટલી ખર્ચ નિભાવ ખર્ચ ઉપાડતા હોઈએ છીએ। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન આજે શારદાબેન હોસ્પિટલ નવી બનાવી રહી છે, એલજી હોસ્પિટલ પણ નવી બનાવી રહી છે। આ વીએસ હોસ્પિટલ નવી બનાવવા માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા તમામ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે। જે ટેન્ડર સુધીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયેલ હતી, પરંતુ કોર્ટ મેટર હોય આ પ્રક્રિયાને કોર્ટના નીચે આધાર ઉપર રાખવામાં આવેલ છે। અત્યારે આ જૂની વીએસપી હોસ્પિટલમાં ત્યાં કોપડાનો કંઈક ભાગ નીચે પડેલ છે, પણ આ જર્જરી છે। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન નવી હોસ્પિટલ બનાવવા માટે સતત એના માટે 20,000 સ્ક્વેર ફૂટ જમીન પણ રિવરફ્રન્ટ પાસેથી સરકાર પાસે સંપન્ન કરવામાં આવેલ છે અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન આ કોર્ટ મેટરના નિર્ણયને આધારે નવી બનાવવા તરફ આગળ વધશે। गुजरात की कच्छ बॉर्डर पर सीआरपीएफ के शौर्य दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन कर जवानों की बहादुरी को सलाम किया गया। भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हर साल 9 अप्रैल को अपना शौर्य दिवस मनाती है। ये दिन उन वीर सिपाहियों के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश के लिए अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। गुजरात कच्छ बॉर्डर पर भी 58वां शौर्य दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल 1965 के ही दिन भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान गुजरात की कच्छ की खाड़ी में सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी ने इतिहास रचते हुए 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था और उनके हमले को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया था। तभी से हर साल 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। कच्छ की सरदार पोस्ट निकट बीएसएफ और सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में शौर्य दिवस मनाया गया, जिसमें 9 अप्रैल 1965 को सरदार पोस्ट में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सीआरपीएफ के वेस्टर्न सेक्टर आईजी पद्माकर रणपिशे, सीआरपीएफ देग्राम सिंह, रैपिड एक्शन फोर्स के अधिकारियों और बीएसएफ के डीआईजी की उपस्थिति रही। बड़ी खुशी की बात है और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज के दिन मुझे भुज में सरदार पोस्ट पर आने का मौका मिला और सीआरपीएफ के शहीदों को मैं श्रद्धांजलि दे पा रहा हूँ। बड़ा अनइक्वल युद्ध था, लेकिन बड़ी अच्छी बात है और सीआरपीएफ के लोगों ने बहुत शौर्य का परिचय दिया। इसके चलते ये अनइक्वल लड़ाई में सीआरपीएफ की जीत हुई और पाकिस्तानी सेना की हार हुई। तो इसीलिए इस दिन को सीआरपीएफ में और देश भर में शौर्य दिन के रूप से, वैल्डर डे के रूप में मनाया जाता है। गुजरात के वडोदरा शहर में स्वर्ग कम्युनिटी केयर द्वारा मानसिक रूप से दिव्यांगों के लिए गुजरात के पहले प्रोफेशनल केयर फॉर स्पेशल नीड्स चाइल्ड एंड एडल्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया है। वडोदरा के वासना रोड पर आयुर्वेदिक थेरेपी से मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के इलाज के लिए खास आई हृदय हॉस्पिटल शुरू की गई है। यहाँ दिव्यांग बच्चों के लिए खेल संसाधन भी विकसित किए गए हैं ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। हॉस्पिटल के शुभारंभ के मौके पर वडोदरा मेयर नीलेश राठौड़, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल और स्वामी नारायण संतों की उपस्थिति रही। स्वर्ग कम्युनिटी केयर हमारा 13 ईयर से कार्यरत है अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट। अभी ये हमारा न्यू वेंचर कर रहे हैं यहाँ पर वासना भाईली, स्पेशली बच्चों के लिए। जो बच्चे उनकी लाइफ में कुछ नहीं पा सकते, वो पाने के लिए हम उनको एबल बनाना चाहते हैं। वही हमारा प्रयास है और यही हमारा ये आय हृदय करेगा। फ्यूचर में हम लोग, अभी तो छोटा वेंचर है, हमारा प्रयास है कि आगे जाकर ये बड़ा हो, धीरे धीरे बच्चों का भी ग्रोथ हो। जो बच्चे कुछ नहीं करते उनको बिजी रखने के लिए हमने यहाँ पर एक प्ले सेंटर स्टार्ट किया है
जिसमें वो रहकर बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, उनका ब्रेन डेवलप हो सकता है, स्पीच थेरेपी डेवलप हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे प्ले एरियाज़ है, सेंसरी इंटीग्रेशंस के रूम्स है, प्लस स्पीच थेरापीज़ के स्पीच थेरापिस्ट है, प्लस जो पीरियाडिक फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, न्यूरोलॉजिकल जो कंसर्न्स के जो भी एडल्ट्स होते हैं उनके लिए भी थेरापिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेशंस है, और उसके साथ साथ डे केयर सेंटर और प्लस जो OPD थेरापी जो सेंटर बोलते हैं वो भी है, और उसके साथ साथ 24 आवर्स जो स्पेशल नीड बच्चे होते हैं उनके लिए जो केयर फैसिलिटीज़ है वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। हम लोग यही संदेशा देना चाहते हैं कि जो भी स्पेशल नीड बच्चे होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए हम लोग पूरा ट्राई कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ पे आइए और उसके साथ साथ यहाँ पे एक बार हमारी फैसिलिटी भी देखिए, और फैसिलिटी के साथ साथ हमारा जो ब्रेन स्टिमुलेशन एक्टिविटीज़ के लिए सब यहाँ पे प्लेज एरिया बनाए हुए हैं, गेम्स रखी हुई है, उसके साथ साथ थेरापीज़ के लिए अलग अलग थेरापीज़ यहाँ पे स्पेशलिस्ट आने वाले हैं, और उसके साथ साथ जो भी रेजिडेंशियल केयर फैसिलिटीज़ है, जो बच्चों को कैसे डाइट प्लान हो या उसके साथ साथ उनको कैसे रख सकते हैं, उनकी कैसे टेक केयर कर सकते हैं, तो ये सब देखना आपको एक बार आइए। और यहाँ पे जो आयुर्वेद है वासना भाईली रोड पे राणेश्वर हॉस्पिटल के सामने यहाँ पे हम लोग कार्यरत हैं, तो आप एक बार आइए और देखिए जरूर। किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने में अलग अलग समाज का भी बड़ा योगदान रहता है। ऐसा ही योगदान वडोदरा में बसने वाले सौराष्ट्र लेवा पटेल समाज द्वारा दिया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा में बसने वाले सौराष्ट्र लेवा पटेल समाज द्वारा सर्वधर्म के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों और वर्किंग वुमन के लिए हॉस्टल का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसका भूमि पूजन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों किया गया। 21 करोड़ की लागत से यहां छात्रालय और हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, जिससे छात्रों और महिलाओं को काफी फायदा होगा। 24 वर्किंग वुमन और 150 छात्रों के लिए हॉस्टल का निर्माण हो रहा है। इस कार्यक्रम में BAPS के ब्रह्मविहारी स्वामी, कैबिनेट मंत्री राघव पटेल, शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया उपस्थित रहे। પૈસાનો સારામાં સારો ઉપયોગ જો ક્યાંયથી શીખવો હોય તો એ સૌરાષ્ટ્ર પટેલ કરવા સમાજ કરે છે। પૈસા તો બધા ઘણા બધા કમાતા હશે, તેનો સારામાં સારો ઉપયોગ આ સંસ્થા દ્વારા કાં તો સમાજ દ્વારા થઈ રહ્યો છે, અને દાન પણ 2 કરોડ રૂપિયાનું દાન નામકરણ માટે પણ આપતા હોય એવા દાતા હોય તો પછી ક્યાં એમાં કમી રહે। સરકારની પણ દરેકે દરેક શિક્ષણના દરેક સ્તરે સરકાર યુવાઓની સાથે ઊભા રહે અને આગળ વધવા માગે છે। દરેકે બજેટની પણ હમણાં વાત કરી એમ સૌથી મોટું બજેટ રાજ્ય સરકારે આપ્યું છે। કન્યા કેળવણી હોય, સ્કોલરશીપ હોય, વિદેશ જવા માટેની લોન સહાય હોય, દરેકે દરેક સ્ટેજે સરકાર યુવા સાથે ઊભા રહી અને યુવાનો વધુ ને વધુ આગળ આવે એના માટેનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। આજે સૌરાષ્ટ્ર લેવા પટેલ સમાજ દ્વારા જે વડોદરામાં નિર્માણ થનાર આ નવા અદ્યતન છાત્રાલયોનો લાભ સમાજના વધુ ને વધુ યુવા દીકરીઓ બહેનોને મળશે, સાથે આવાસ, નિવાસ અને સલામતીનું આ સુદૃઢ સ્થાન બનવાનું છે, અને શિક્ષણ અને સંસ્કારની આ વડોદરા નગરીમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ અભ્યાસ કરીને આ યુવા પેઢી દેશના અમૃતકાળમાં સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસથી ભારતના તથા ગુજરાતના વિકાસનો અમૃતકાળ બનાવવામાં આ વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ મહત્વનું પ્રદાન કરશે એ અપેક્ષા સાથે વિરમું છું। भारत माता की जय। गुजरात के वडोदरा के चाणसद में प्रवासन विभाग और BAPS संस्था द्वारा बनाए गए नारायण सरोवर का लोकार्पण किया गया। पादरा का चाणसद गांव प्रखर स्वामी नारायण संत प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म स्थान है। यहाँ बापा के प्रसादिक तालाब को राज्य के प्रवासन विभाग और BAPS संस्था द्वारा सुंदर तालाब का रूप दिया गया है।
नारायण सरोवर नाम के इस तालाब का गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों लोकार्पण किया गया। इस मौके पर BAPS के संत पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामी, ज्ञानवत्सल स्वामी, कैबिनेट मंत्री मुलू बेरा, पादरा विधायक चैतन्य सिंह झाला, राज्यसभा सांसद नरहरि अमीन, विधानसभा के मुख्य दंडक बालू शुक्ला उपस्थित रहे। 27 करोड़ रुपयों से बनाए गए नारायण सरोवर के लोकार्पण पर मुख्यमंत्री ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि पानी का इस्तेमाल भी घी की तरह करना चाहिए। आ तળાવની અંદર 18 ડેરીઓ છે જ્યાં આપને રામાયણ, મહાભારત, ગીતા, ઉપનિષદ, સ્વામિનારાયણ સ્વામીની વાતો, વચનામૃત એ તમામના શાસ્ત્રોના સાર પ્રાપ્ત થશે। પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના બાળપણની લીલા કહેતા કે એમની જે પ્રેરણા પ્રસંગો એ પણ સૌને એમાં પ્રાપ્ત થશે। અને આ ચાણસદ ખાતે જ્યારે BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થા એક સુંદર પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર સાથે સાથે એક શાળા સાથે સાથે આ તળાવના કિનારે એક સ્નાન ઘર છે જેની અંદર સૌ આ પવિત્ર જળથી સ્નાન કરી શકે છે। પણ મુખ્ય મુદ્દો જે જ્યાં મહાઆરતીનો કાર્યક્રમ થયો છે એ જન્મસ્થાન, એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું જન્મસ્થાન, જે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે વિશ્વભરની અંદર 1200થી વધારે મંદિરો બાંધી, 1000થી વધારે સંતો અને 160થી વધારે સમાજ સેવાઓની પ્રવૃત્તિ કરેલી છે। તો એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને વધાવવા એના શતાબ્દી વર્ષના પ્રસંગે આ જ્યારે આખું આ તળાવ અને આ સુંદર આયોજન એ લોકાર્પણ કરી રહ્યા છે ત્યારે વિશ્વભરમાંથી લાખો માણસો અહીંયા પધારશે। અહીંયા સમગ્ર વડોદરાવાસીઓ એ રોજ સવારે આવીને અહીંયા મોર્નિંગ વોક લઈ શકશે, કેફેટેરિયા છે, વ્યવસ્થા થઈ શકે। સાથે સાથે ધાર્મિક વિધિ વિધાનો અહીંયા અંત્યેષ્ટિ સંસ્કાર હોય, અહીંયા પછી બાળ સંસ્કારની વાત હોય, હમણાં જે બધી જાહેરાત કરી પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજે વાત કરી કે અસ્થિ વિસર્જન હોય એ પણ તમામ અહીંયા ખૂબ સારી રીતે થઈ શકશે। કારણ કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આપણી આ ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રમાણે એમણે આપણા તમામ રીત રિવાજો, આપણા સનાતન ધર્મના એનું પ્રવર્તન દેશ પ્રદેશમાં ખૂબ કર્યું। તો આ એમના સ્થાને આપણા તમામ ધાર્મિક રીત રિવાજો એનું પ્રવર્તન ખૂબ સારી રીતે થઈ શકશે। VNM टीवी पर जारी वर्ल्ड हेल्थ सीरीज में किडनी स्टोन से जुड़ी दिक्कतों पर सीनियर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशित शाह से देखते हैं खास चर्चा। जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल फास्ट होती जा रही है, बदलती जा रही है, वैसे वैसे कई तरह की बीमारियां हमें तोहफे में मिलती जा रही है। बीमारियां लगातार बढ़ रही है और इसलिए बीमारियों पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए 7 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। पूरे विश्व में अलग अलग बीमारियों पर बात होती है। VNM पर हमेशा ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे चर्चा हम करते ही रहते हैं और वर्ल्ड हेल्थ डे की सीरीज में लगातार अलग अलग मुद्दों पर बात हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM टीवी। वर्ल्ड हेल्थ डे की जो सीरीज चल रही है उसमें आज बात हम कर रहे हैं किडनी स्टोन पर और मेरे साथ जुड़े हैं चीफ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशित शाह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मयूरिका। डॉक्टर अशित के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि वडोदरा के अलकापुरी में आश्रय यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट चलाते हैं और पिछले कई सालों से वडोदरा शहर को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक बहुत कॉमन बीमारी जो बहुत सारे लोगों को होती है, हमारे आसपास में, हमारे घर परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में बहुत सारे लोगों को होती है, ऐसे किडनी स्टोन के बारे में बात करूंगी। और सबसे पहला सवाल जो आपके और मेरे मन में आता है वो यही है कि किडनी या यूरिनरी सिस्टम में आखिरकार पथरी या किडनी स्टोन होने की वजह क्या है और उसके सिम्टम क्या है। सर, यूरिनरी सिस्टम में जो पथरी होती है वो बेसिकली क्षार की वजह से होती है। जब क्षार ज़्यादा होते हैं तो, और यूजुअल सिम्टम्स पेन होता है, कई बार उल्टी उपका आता है, पेशाब में खून आ सकता है, बुखार आ सकता है, ये इसके कॉमन सिम्टम्स है। लेकिन यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि पेन नहीं है इसलिए पथरी नहीं है ऐसे मानने की कोई आवश्यकता नहीं। जी, पेन नहीं है तो पथरी नहीं है ऐसा नहीं होता है। कई बार पथरी आपके शरीर में है लेकिन आपको पता नहीं चलता है। वो जब पेन होता है और वो जो पेन होता है वो बहुत दर्द वाला होता है, वो भी हम सब जानते हैं। और ऐसे में हमें सबसे पहला जब भी पथरी होती है लोग कहते हैं ये पी लो, वो पी लो, वो पी लो, ये पत्ते खा लो, वो पत्ते खा लो। क्या पथरी दवाई से निकल जाती है या फिर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है? सर, ये सवाल बहुत कॉमन देखा जाता है। जैसे ही पथरी का दर्द होता है बहुत सारे हमारे पास आइडियाज आने लगते हैं,
मेडिसिन देते हैं आप लोग या ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है? कौन से किस्से में कैसे डिसाइड करते हैं? सही बात है। 80% केस में पथरी अगर है तो 80% केस में पानी और दवाई से निकल जाती है, या चाहे आप एलोपैथिक दवाई ले लो, आयुर्वेदिक ले लो, होम्योपैथिक ले लो, लेकिन 80% केस में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर पथरी किडनी को, गुर्दे को डैमेज कर रही हो, या साइज़ बड़ी हो, या इसकी वजह से इन्फेक्शन हो, तो फिर उसको ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। और कई बार जब पथरी होती है तब उसे निकालने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर बॉटल चढ़ाए जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे सर? या एक फ्लैश थेरेपी काफ़ी पुरानी एक पद्धति है जो आजकल नहीं की जाती। इनफैक्ट आजकल साइंस ने प्रूव किया है कि अगर फ्लश थेरेपी करोगे और किडनी में सूजन होगा, आप फ्लश थेरेपी करोगे तो वो गुर्दे को ज़्यादा डैमेज करेगी, इसलिए एडवाइजेबल नहीं है। जी, यानी जो कुछ डॉक्टर अगर ऐसा करते हैं तो ये नहीं करना चाहिए। और हमेशा जब भी मैं बात करती हूँ हमेशा ये कहती हूँ कि एक्सपर्ट को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या पथरी निकालने के लिए भी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है सर? इसमें ऐसा है कि मैडम मयूर जी कि एक यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो 12वीं कक्षा के बाद 12 साल पढ़ता है तब यूरोलॉजिस्ट बनता है। जी जी जी। तो स्वाभाविक है कि उनको जैसे हार्ट के कोई तकलीफ हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वैसे यूरोलॉजिस्ट को किडनी का उसका ज़्यादा इनको इन्फॉर्मेशन रहता है, नॉलेज रहता है, तो इट इज़ बेटर कि हम यूरोलॉजिस्ट के पास से किडनी की पथरी की ट्रीटमेंट ली। एक्सपर्ट डॉक्टर हमेशा ज़रूरी होते हैं क्योंकि जो ब्यूटी ट्रीटमेंट करते हैं वो ब्यूटी ट्रीटमेंट ही कर सकते हैं, वो सर्जरी नहीं कर सकते। ये ऐसी बात है कि एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी जनरल डॉक्टर आपका मामला बिगाड़ भी सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दर्द होता है और दर्द फिर नहीं होता है तो लोग समझते हैं कि पथरी नहीं है। सर हमारे एक रिलेटिव को ऐसा ही हुआ था, 5 साल पहले पथरी का दर्द होने लगा था और फिर उन्हें लगा कि अब दर्द नहीं है तो पथरी निकल गई, लेकिन 3 महीने पहले ही उन्हें फिर से दर्द हुआ और फिर किडनी इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी कि निकालने की नौबत आई। इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत अहम प्रश्न है और ये बहुत कॉमनली दिखा जाता है कि कई बार पथरी होती है, गुर्दे को डैमेज करती है, डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट सजेस्ट करेंगे निकालने की ज़रूरत है, और कोई वजह फिर थोड़े दिन गए और पेन चला गया, तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि पेन नहीं है, पथरी निकल गई। अच्छा। और काफ़ी कुछ साल बाद अगर जब तक मालूम पड़ता है कि पथरी नहीं निकली तब तो काफ़ी लेट हो जाता है और कई बार गुर्दा भी निकालने की नौबत आ सकती है। जी, जी। तो मैं आज आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि एक बार आपको पथरी है फिर दर्द चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि पथरी निकल गई। पथरी कई बार एक कोने में पड़ी रहती है और वो पेन नहीं करती, वो धीरे धीरे किडनी को डैमेज करती है। अच्छा। बाय एंड लार्ज जैसा देखा गया है कि जब पथरी मूवमेंट करती है तभी पेन करती है, इसलिए पेन नहीं है इसलिए पथरी निकल गई, ये सोचने की भूल नहीं करनी चाहिए। यानी हमेशा जब भी पथरी होती है एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह को हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा, वरना आगे चलकर किडनी जो हमारी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो डैमेज हो सकता है। सर जब पथरी हो ही गई है तो कौन सा ऑपरेशन ज़्यादा बेटर माना जाता है उसे दूर करने के लिए? जैसे मैंने बोला 20% केस में ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, और ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है जो सब दर्द की एक दवाई हो या जो सबसे बेस्ट हो। पथरी कहाँ है, गुर्दे में, गुर्दे की नली में है, पेशाब की नली में है, कितनी बड़ी है, गुर्दे को क्या डैमेज कर रहे हैं, पेशेंट के डेमोग्राफिक्स क्या है, कितनी उम्र है, डायबिटीज़ वगैरह है कि नहीं, ये सब देख के डिसाइड किया जाता है। आइडियली जो आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक्स है RIRS और लिथोट्रिप्सी और PCNL, उसमें से एक ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन हर एक पेशेंट पे इंडिविजुअल डिपेंड रहेगा कि ये पद्धति इनके लिए अच्छी रहेगी या नहीं, सबसे अच्छी कौन सी रहेगी। जी, और मेडिकल साइंस अब बहुत आगे बढ़ चुका है, लेज़र से भी आप लोग पथरी का ऑपरेशन करते हैं, तो ये जो लेज़र ऑपरेशन होता है वो कौन सा, वो वैन में बिठाकर करते हैं, यही होता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। लेज़र बेसिकली आम आदमी में ऐसा माना जाता है कि जो ऑपरेशन में चीरा नहीं रखा जाता उसको लेज़र कहते हैं। ये एक्चुअली गलत है। लेज़र एक एनर्जी सोर्स है जिससे पथरी तोड़ी जाए, फिर आप दूरबीन से करो, मशीन पे लिथोट्रिप्सी से करो, वो है। तो लेज़र माने जो ऑपरेशन बिना लेकर वो लेज़र ऐसा नहीं है, राइट। सो जो आप जो बात कर रहे हैं वो लिथोट्रिप्सी की बात करें, जो बाहर से साउंड वेव्स करके तोड़ी जाती है। लिथोट्रिप्सी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है वो, लेकिन वो सॉफ्ट और छोटे स्टोन के लिए रहती है अच्छी है, लेकिन बूल वैन में आके जो करती है वो एक्चुअली एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि लिथोट्रिप्सी एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट के मार्गदर्शन के नीचे करनी होनी चाहिए। बाहर से कहीं वैन आ गई, आपको अंदर धकेल दिया, टेक्नीशियन ने किया, कई बार हमने उसके बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देखे और काफ़ी खराब रिजल्ट भी देखे। इसलिए वो कोई भी ऑपरेशन हो यूरोलॉजिस्ट के सुपरविजन के अंदर होना चाहिए। जी बिल्कुल, विशेषज्ञ के अंडर ही होने चाहिए सभी तरह के ऑपरेशन। सर PCNL भी एक ट्रीटमेंट होता है, ऑपरेशन का ये एक पार्ट होता है, ये किस तरीके की ट्रीटमेंट है? PCNL में पीछे कमर में एक छेद किया जाता है और गुर्दे में छेद करके पथरी निकालते हैं,
वो एक रिलेटिवली नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, लेकिन उसमें ध्यान ये रखना चाहिए कि उससे कई बार ब्लीडिंग हो सकता है, कई बार खून की ज़रूरत हो सकती है, और उससे ज़्यादा बेटर टेक्निक्स अभी अवेलेबल है। इसलिए PCL सिर्फ बड़े स्टोन्स है उसके लिए मर्यादित रखनी चाहिए। और कौन सी लेटेस्ट ट्रीटमेंट आप लोग करते हैं जिससे बहुत आसानी से किडनी स्टोन को हम बॉडी से हटा सकें? अभी जो दुनिया भर में लेटेस्ट चल रही है उसको RIRS बोलते हैं, रेट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी, माने फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोपी। अभी ऐसे दूरबीन की शोध की गई है जो कोई भी होल किया बिना, किडनी गुर्दे पे नहीं, शरीर पे नहीं, पेशाब की जगह जाते हैं, राइट अप टू द किडनी, वहाँ जाके उसको पथरी को तोड़ लेते हैं। ये RIRS जो है वो लेटेस्ट पद्धति है अभी। जी, और जब भारत जैसे देश में बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाने की बजाय लोग इधर उधर जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उन्हें लगता है कि डॉक्टर शायद ज़्यादा पैसे ले लेंगे, उन्हें ज़्यादा दर्द होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे में जब पथरी होती है तो किसके पास निकालना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या एडवाइस करेंगे सर आप? पहली बात तो मैं ये बता दूँ मैडम कि ऑपरेशन कोई भी हो, लिथोट्रिप्सी हो, RIRS हो, PCL हो, वो ध्यान रखा जाता है कि दर्द जरा भी नहीं होता है। रही बात कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, हाँ आपकी बात सही है, बिकॉज किडनी की पथरी यद्यपि ये तो एक यूरोलॉजिस्ट का डोमेन है, यूरोलॉजिस्ट में पढ़े चुके हो, उनकी नॉलेज होती है, लेकिन आजकल कोई भी ट्रीट करे ऐसा दिखा गया है। तो इट इज़ बेटर कि कोई यूरोलॉजी सेंटर में जहाँ पे हर एक पद्धति हो। कई बार क्या होता है, एक अवेलेबिलिटी बायस हो जाता है कि एक डॉक्टर के पास ये टेक्निक है तो हर एक पेशेंट को वही टेक्निक से करेंगे, जो शायद सुटेबल नहीं हो। इसलिए ऐसे सेंटर में जहाँ ये सभी टेक्निक अवेलेबल है तो पेशेंट के लिए पर्टिकुलर क्या है वो सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे कोई अवेलेबिलिटी बायस नहीं हो। और बाय एंड लार्ज आजकल एक NABH सर्टिफिकेशन होता है, कोई भी डॉक्टर के पास जाओ तो आपको देखना चाहिए कि वो हॉस्पिटल NABH सर्टिफाइड है कि नहीं, बिकॉज NABH सर्टिफाइड दो चीज़ की गारंटी देती है, पेशेंट की सेफ्टी की और क्वालिटी ऑफ केयर। ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है, जिससे हमको भी एक सुकून रहता है कि भाई यहाँ गलत होने के चांसेस बहुत कम है। जी, मेडिकल साइंस के पास बहुत सारे ट्रीटमेंट है जिसका हम लाभ ले सकते हैं, लेकिन वो तभी होगा जब आप एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएंगे। सर, पथरी कई बार मल्टीपल होती है, कुछ निकल जाती है, कुछ नहीं भी निकलती है, किसी का निकालने के बाद भी फिर से होती है, फिर से ना हो, उस पर क्या किया जा सकता है कि पथरी का जो बीमारी है फिर से ना हो? ये एक आम इशू है। एक बार किसी को पथरी हो, सब निकल जाए, फिर भी दूसरे 5 साल में फिर से होने का करीबन 50% चांस रहता है, दूसरे 8 साल में फिर से होने का चांस करीबन 60% रहता है। दुनिया में ऐसे कोई दवाई या परहेज नहीं है जिसको 0% कर सके, लेकिन ऐसा साइंस के मुताबिक देखा गया है कि अगर 4 चीज़ फॉलो करे तो फिर से दूसरे 8 साल में फिर से होने का चांस 20% से कम होता है। वो क्या है हम समझ ले। सबसे पहले इतना प्रवाही फ्लूइड लेना चाहिए जिससे यूरिन की मात्रा 24 घंटे में करीबन 2.5 से 3 लीटर हो। मैंने प्रवाही शब्द यूज़ किया है, सिर्फ पानी ऐसा ज़रूरत नहीं, नींबू का पानी हो, छाछ हो, फ्रूट जूस भी ले सकते हैं। दूसरा, फूड में डाइट में एडिशनल सॉल्ट अवॉइड करना चाहिए, ऊपर से जो नमक डालते हैं वो नहीं करना चाहिए। तीसरा, अगर एनिमल प्रोटीन हम लेते हैं, मांस, मटन, मच्छी, अंडे, तो प्रीफरेबली हफ्ते में 1 बार करना चाहिए। और चौथा, फास्ट फूड आजकल कोलास, बर्गर्स, ऑल दैट ऑल्सो, वो सब से भी पथरी होने की संभावना बड़ी है। इसलिए ये 4 चीज़ अगर हम फॉलो कर सके तो फिर से पथरी होने का चांस कम रहता है। इसके सिवाय बहुत सारी मान्यता है कि टमाटर, बिया वाले शाक, कबीज, वो सब नहीं खाना है। वो सब किसको नहीं खाना चाहिए? जिससे मेटाबॉलिक स्टोन होते हैं। हमारे देश में स्टडीज पहले की गई, इसमें पाया गया है कि 95% लोग को मेटाबॉलिक स्टोन नहीं होते। इसलिए वो सबको ये बंद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जिनको दोनों साइड किडनी हो, बार होते हो, जिनके मेटाबॉलिक इवोल्यूशन एक जांच आती है, उसमें अगर आए कि ये बंद करना है तो ही बंद करना चाहिए। अदरवाइज ये चार्जेस जो मैंने समझाई वो पर्याप्त रहती है फिर से पथरी होने की संभावना कम करने के लिए। जी, और कोई फूड ऐसे भी हैं जिसे खाने से पथरी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं? एक्चुअली इसमें क्या होता है कि कई बार लोग मानते ज्यादातर पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है, सब मानते हैं कैल्शियम दूध में रहता है तो दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। किसको दूध नहीं पीना? जैसे महेंद्र सिंह जी धोनी ऐसा माना जाता था कि वो 5 लीटर दिन का दूध पी रहे थे। तो बहुत ज्यादा दूध पिएंगे तो फिर से शक्यता है, लेकिन आमतौर क्या देखा जाता है कि ज्यादा 1 या 2 गिलास दूध में लेते हैं, तो वो बंद करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ऐसी भी स्टडीज है कि अगर आप एकदम कैल्शियम लेवल बंद कर दो तो दूसरी पथरी होती है। हाँ, कोई भी चीज अगर एक्सेस में लेते हैं, हाँ, वो तो कुदरत का नियम है, कोई भी चीज एक्सेस में लोगे तो वो हार्म करेगा ही करेगा। बट अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल आप तरकारी लेते हैं, दूध लेते हैं, तो वो ले सकते हैं, उसमें कोई परहेज नहीं रखनी चाहिए। जी, और कई बार पथरी होती है तो लोग पत्ते वत्ते खाते हैं, क्या इन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा मिलता है सर? या ऐसा कई बार ऐसा माना जाता है कि भाई आप
बिया वाली जो शाक है वो नहीं खाओ, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो खाएंगे तो वो बिया सीधा होकर पेट में से जाके किडनी में जाके पथरी बनेगा। अगर आप साइंस के थोड़े भी स्टूडेंट, आपको मालूम होगा कि ऐसा पॉसिबल कोई ट्यूब वहाँ से नहीं होती है। हम जो खाना खाते हैं वो उसको बराबर पचाया जाता है एसिड्स की वजह, केमिकल्स की वजह से, और वो पाउडर हो जाता है, सो वो डायरेक्टली किडनी में नहीं जाता। इस तरह है। तो डॉक्टर अशित शाह से हम बात कर रहे थे, जो चीफ यूरोलॉजिस्ट है वडोदरा शहर के, और बात कर रहे थे किडनी स्टोन डिसीज पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां उन्होंने हमारे साथ साझा की है, जो हमें जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हमारे साथ आए तो हेल्पफुल साबित हो सकती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमने बात की है किडनी स्टोन यानी कि डिसीज, ये जो बीमारी है पथरी की, उस पर जो बहुत आम है, बहुत सारे लोगों के शरीर में एक पथरी होती ही है, उसे कैसे डायग्नोस किया जाए, कैसे निकाला जाए, उस पर आज बात हुई है। और ऐसे ही अलग अलग मुद्दों पर हम रोज बात कर रहे हैं ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसलिए मैं कहती हूँ VNM TV हमेशा देखना है, क्योंकि यहाँ आपसे जुड़े मुद्दे चर्चा होते हैं। VNM TV को आप YouTube पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पहले कर ले और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये सारी बातें आपके दोस्तों रिश्तेदारों तक भी पहुंचना जरूरी है। आप हमें डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी फाइबर पर भी अब तो देख सकते हैं। 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे आप VNM TV को देख सकते हैं। जरूर VNM TV देखते रहे। नमस्कार।